डियर स्टूडेंट, अभी तक हम हमारा एक घटक तंत्र जिसमें हम 3 तंत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। हमारा एक तो वाटर सिस्टम, एक CO2 सिस्टम और एक सल्फर सिस्टम। और उसमें हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से एक वक्र से दूसरे वक्र पर, एक वक्र से वक्र पर और दो क्षेत्रों पर और त्रिक बिंदु पर हमारी प्रावस्थाएं चेंज होती हैं और उसके आधार पर हमारा प्रावस्था नियम किस प्रकार से लागू होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा एक घटक तंत्र है, जिसको मैंने तीनों हमारे तंत्रों की व्याख्या करी है, उसमें हमारा जो प्रावस्था नियम था वो था हमारा F=C-P+2, यही था ना। और वहाँ पर हमारा जो C की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी। अब हम इन तंत्रों के अलावा एक द्विघटक तंत्र की व्याख्या भी करेंगे। और उसके लिए हमें जिस प्रकार से हमारा C= वहाँ पे कंपोनेंट 1 था, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट C= कितना होगा, 2। और उसके लिए जो हमारा प्रावस्था नियम है, एक तरह से मैं कह दूँ द्विघटक तंत्रों के लिए, तो वो प्रावस्था नियम हमारा होगा F=C-P+2, जो कि हमारा फर्स्ट में उसके लिए एक घटक तंत्र के लिए था। परंतु क्योंकि यहाँ पर C का मान कितना बताया मैंने आपको, 2, तो इस स्थिति में हमारा जो F=C की वैल्यू हम 2 रख देंगे। और तो उस स्थिति में हमारा हो जाएगा कि F=2-P+2, अर्थात F=4-P। तो हम देख चुके हैं कि किसी भी तंत्र में जो प्रावस्था की जो न्यूनतम संख्या वो कितनी होती है, 1 हो सकती है, यानी 0 तो संभव ही नहीं है। 0 पर तो हमारा प्रावस्था नियम बनेगा ही नहीं, या प्रावस्था नियम की व्याख्या नहीं होगी। तो उस स्थिति में हमारे जो, यदि हम कहूँ कि इसमें प्रावस्थाओं की जो संख्या होगी यदि 1 है, तो 1 होने पर हमारा जो प्रावस्था नियम क्या हो जाएगा, जो हमारा F=4-P था, तो प्रावस्था P=1 ऊपर क्या हो जाएगा हमारा F=4-1=3। अर्थात इस प्रकार के तंत्र की व्याख्या करने के लिए हमें 3 चर ताप, दाब व संगठन की आवश्यकता होगी। और इसके फलस्वरूप जो तंत्र का प्रावस्था आरेख खींचेंगे तो वो उसके लिए हमें 3 निर्देशांकों की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम तीनों XYZ निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी हमें। तो उस स्थिति में हमें जो हमारा 3D वाला हमें आरेख मिलना चाहिए। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा क्यों 3D हम इसको बुक में या पेपर पर हम इसको शो नहीं कर सकते, तो फिर उस स्थिति में हमारा तंत्र है, या जिसको मैं कह दूँ कि हमारे जो द्विघटक तंत्र है, उसके लिए जो हमारा प्रावस्था नियम है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और चेंज हम क्या करेंगे कि उसमें जो हमारा द्विघटक तंत्र के लिए जो प्रावस्था नियम है वो होगा F=C-P+1। और ये हमारा रिड्यूस्ड, यानी कि जिसको कहते हैं हम सम्मानित प्रावस्था नियम कहलाता है, या सम्मानित प्रावस्था रिड्यूस सम्मान कहते हैं। और ऐसे सिस्टम को भी हम क्या कहते हैं, सम्मानित तंत्र कहते हैं। तो यानी अब तक जो हम प्रावस्था नियम F=C-P+2 यूज कर रहे थे, उसके स्थान पर अब हम जो हमारा द्विघटक तंत्र है उसमें हमारा सम्मानित प्रावस्था नियम यानी F=C-P+1 का उपयोग करेंगे। और अब उसके लिए हम अगर द्विघटक तंत्र के लिए देखें तो सम्मानित प्रावस्था नियम के अनुसार जो F= क्या हो जाएगा, C-P+1। तो यानी अगर C हमारा काम C की वैल्यू कितनी है हमारी, 2, क्यों द्विघटक तंत्र है, तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा 2-P+1, अर्थात 3-P हो जाएगा, जो कि पहले हमारा क्या बन रहा था, F=4-P बन रहा था। अब हम ये कहें कि प्रावस्थाओं की जो न्यूनतम संख्या है वो हम रखें, यानी कि न्यूनतम संख्या हमारी कितनी थी, 1 थी। प्रावस्था मैक्सिमम बनी तो न्यूनतम बनी तो हो सकती है। तो यदि उस स्थिति में हम इसमें प्रावस्था P का मान रखें तो उस स्थिति में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना हो जाएगा, 2।
यानी कि अब हमें तंत्र की व्याख्या करने के लिए केवल 2 चरों की ही आवश्यकता होगी। यानी जो पहले हमारे 3 चर थे उनके स्थान पर अब हमारे केवल 2 चर की ही आवश्यकता होगी, जिनमें से एक तो होगा ताप और दूसरा होगा हमारा संगठन यानी कंपोजिशन। संज्ञा नहीं है, संगठन, जिसको हम कंपोजिशन कहते हैं। और इसके अनुसार हम प्रावस्था आरेख किसी भी पेपर पर या मतलब एक तरह से ये इसके लिए हमें 2 चरों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम 2 निर्देशांकों पर इस प्रावस्था आरेख को खींच सकते हैं। और मैं ये कहूँ कि 2 घटकीय तंत्रों में अधिकतम स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। और ऐसे तंत्रों की सैम दशाओं का आलेखी निरूपण करने के लिए हमें त्रिविम मॉडलों की आवश्यकता होती है। किंतु एक, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पेपर पर इस प्रकार से हम प्रावस्था आरेख नहीं खींच सकते, तो फिर उस स्थिति में हम हमारा जो सम्मानित प्रावस्था नियम है उसको लेंगे और उसमें से हम ये जो हमारी 3 जो वो थे, क्या नाम है, अवस्थाएं जो कि हमारी ठोस, द्रव और गैस अवस्था में होती हैं, ऐसे तंत्रों में वाष्प को हम देते हैं उस प्रावस्था की उपेक्षा करके वायुमंडलीय दाब को स्थिर कर देते हैं। अर्थात ऐसे तंत्रों का अध्ययन एक खुले तंत्र में या खुले पात्र में हम ले सकते हैं, ये खुले पात्र में कर सकते हैं। और ऐसे तंत्र जिसमें केवल ठोस और द्रव प्रावस्थाओं पर होते हुए वहाँ पर वाष्प अवस्था की उपेक्षा की जा सकती है। और तब हम जा कर के ये जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी F=2 या मैं कह दूँ जिसे सम्मानित जो तंत्र हमारा मिलेगा उसकी व्याख्या हम कर पाएंगे। ये मैं ये कहूँ कि एक अगर हम उदाहरण स्वरूप लें या द्विघटित तंत्र के लिए, तो इसमें हम चांदी सीसा तंत्र, पोटेशियम यानी Ki जल तंत्र, एनिलीन हेक्सेन तंत्र, बिस्मिथ कैडमियम तंत्र, इस प्रकार से बहुत सारे द्विघटक तंत्रों को हम ले सकते हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में एक तो सीसा रजत यानी लेड सिल्वर सिस्टम है, दूसरा Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड और जल तंत्र है, और तीसरा जो हमारा तंत्र है वो है एनिलीन हेक्सेन तंत्र। तो अब हम यहाँ पे इन तंत्रों के लिए प्रावस्था आरेख बनाएंगे और उनकी व्याख्या हम यहाँ पे करेंगे। तो सब मैंने बताया कि इन तंत्रों के लिए हम एक किसी भी, क्योंकि हमें 2 निर्देशांक 2 चरों की आवश्यकता होगी, एक इसमें से मैंने एक तो बताया है ताप और दूसरा बताया है मैंने संगठन, और इस आधार पर हम एक प्रावस्था आरेख कह सकते हैं, जिसमें कि जो उदाहरण के रूप में यदि हम पहला यानी ले लें हम लेड सिल्वर सिस्टम, सीसा रजत तंत्र। तो मैंने बताया कि इसमें हमारे 2 घटक हैं, एक तो क्या है सीसा है और एक क्या है हमारी चांदी यानी रजत। इसलिए ये तंत्र हमारा क्या होता है द्विघटक तंत्र है। और इस प्रावस्था आरेख, इसके लिए प्रावस्था आरेख है वो नीचे दर्शाया गया है। और इस जो प्रावस्था आरेख में सीसा एवं रजत दोनों द्रव अवस्था या पिघली हुई अवस्था में पूर्णतः मिश्रणीय होती हैं, यानी जो द्रव अवस्था होती है इन दोनों की उसमें पूर्ण रूप से ये मिक्सेबल है, मिश्रणीय है, और ये आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया करके कोई यौगिक भी नहीं बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो प्रावस्था इस तंत्र के लिए जो प्रावस्था आरेख है वो हम उसको यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि द्रव अवस्था का संगठन x अक्ष पर तथा y अक्ष पर ताप y अक्ष पर को प्रदर्शित करते हैं। और संपूर्ण अध्ययन में हमने बताया कि दाब को क्या रखा जाता है स्थिर। तो अब हम ये कहें कि इस प्रावस्था आरेख में एक तरफ हमारा टेम्परेचर है, दूसरी तरफ हमारी कंपोजिशन है, और मैं इनमें कहूँ कि इस जो प्रावस्था आरेख में है तो एक तरफ तो हमारी यह क्या है 100% पीबी है, तो जब 100% पीबी होगी तो बाकी रिमेनिंग क्या होगी 0% एजी होगी। और दूसरी तरफ हमारा यानी 100% पीबी है, जब 100% एजी है तो 0% हमारी क्या होगी पीबी यानी लेड होगा। और इस जो हमारा
मैं कहना कहूँ कि जो मिश्रण जिसको हमने बताया कि द्रव अवस्था में जो मिश्रण बनता है, इसके लिए हम आरेख हम इस प्रकार से चित्रानुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि द्रव अवस्था का संगठन एक्स अक्ष पर तथा वाई अक्ष पर हम क्या लेते हैं, ताप लेते हैं। और पूरे जो हमारा सिस्टम है या पूरे संपूर्ण क्या इस सिस्टम का अध्ययन करने के लिए हमेशा दाब को क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं। तो मैं ये कहूँ कि जो यदि बिंदु ए को लूँ जो कि शुद्ध शीशे का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, और वो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इस बिंदु पर अर्थात इस ताप पर जो हमारा ठोस व द्रव शीशा सैम्य अवस्था में है, यदि इस जो सैम्य में हम धीरे धीरे चांदी या रजत मिलाएं तो शीशे का हिमांक कम होता जाता है और ठोस शीशा व रजत का शीशे में विलयन सैम्य अवस्था में आ जाता है। क्योंकि द्रव में रजत का प्रतिशत क्या होता है, मैंने आपको शून्य था, अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा या शून्य से वो क्या अधिक हो जाएगा। इस प्रकार हम धीरे धीरे रजत मिलाते जाते हैं और द्रव में रजत का प्रतिशत भी क्या हो जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। और वक्र हमारा जो प्राप्त होगा हमें OA के रूप में प्राप्त होगा। बिंदु O पर द्रव में रजत की जो परसेंटेज होगी वो हमारी 2.6% Ag होगी। अब हम इसी प्रकार से दूसरी तरफ से लेते हैं जहाँ पर हमारा बिंदु B है जो शुद्ध रजत का हिमांक है। अतः इस ताप पर ठोस व द्रव रजत किसमें है, हमारी सैम्य अवस्था में है। यदि इस सैम्य में हम धीरे धीरे शीशा मिलाएं तो रजत का हिमांक कम होता चला जाता है और ठोस रजत व शीशे का रजत में विलयन जो कि द्रव अवस्था में है, द्रव में सैम्य अवस्था में आ जाते हैं। और द्रव में शीशे का जो प्रतिशत है जो वो शून्य, जो पहले 0 था वो 0 से अधिक हो जाता है। इस प्रकार हम धीरे धीरे इसमें शीशा मिलाते जाएंगे तो हमें वक्र BO प्राप्त होगा। बिंदु B पर जो टेम्परेचर होगा, बिंदु O पर जो ताप होगा वो है हमारा 303 डिग्री सेंटीग्रेड और इस ताप के नीचे द्रव प्रावस्था समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यानी कि हमें 2 वक्र मिले, एक तो AO वक्र और एक OB वक्र। और मैंने आपको बताया कि जिसमें जो हमारा परसेंटेज यानी Ag की परसेंटेज बढ़ेगी, A से हम शुरू करेंगे O की तरफ, तो उसमें हमारा जो हिमांक वो कम होता हुआ हमें वक्र OA देगा और हमें इसी प्रकार से वक्र OB प्राप्त होगा। तो अब हमारा यानी जो प्रावस्था आरेख है इसके कुछ प्रमुख लक्षण हमारे इस प्रकार से हो गए, या मैं कह दूं कि इस जो वक्र है इसमें हमें 2 तो वक्र मिल गए, एक तो OA और दूसरा हमारा OB है ना। और जो हमें 4 क्षेत्र मिल गए हमें, एक तो AOC से घिरा हुआ क्षेत्र, एक AOB के ऊपर का क्षेत्र और एक BOD के से घिरा हुआ क्षेत्र, और एक क्षेत्र में लिखूँ आपसे COD के नीचे का क्षेत्र। तो हमें क्षेत्र मिल गए। तो अब हम इन क्षेत्रों और इन वक्रों और मैं कह दूँ कि एक हमें जो बिंदु मिलता है O, इसको हम एटेक्टिक पॉइंट भी कहते हैं, एटेक्टिक पॉइंट कहते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और इसी के करस्पॉन्डिंग हम MT या मैं कह दूँ कि जो हमारा COD है वो नीचे का क्षेत्र है उसकी भी व्याख्या हम कर सकते हैं।